हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है 9:30 बजे से हमारी एक सीरीज चलती है जीएस की सीरीज, और जो प्राचीन भारत का इतिहास इसके अंतर्गत चल रहा है और हमें बहुत खुशी होती है आप लोगों से मिलकर के। ठीक है, और स्वागत फिर से एक बार आपका है। ठीक है, और बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता, ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 पहले ही आ चुके हैं और हर एक टॉपिक के हर एक जो चैप्टर का, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद उससे पहले मैंने प्रागैतिहासिक काल कराया था। तो इन सब की हम एक कंटिन्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं, और सीरीज जो आपके देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ही आपको मिलती जाएगी वहाँ पे। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के जो आपने वीडियो नहीं देखी इससे पहले की, आप उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से आपको डिटेल में बताया जा रहा है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति। क्या है? वैदिक संस्कृति यानी ऋग्वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी, इन चीजों को हमें पढ़ना है। और उसमें जो शब्द आए थे, कौन कौन से शब्द प्रमुख शब्द हैं, जो कि शब्द से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आप इन्हीं शब्दों से ही समझ जाएंगे कि क्या क्या चीजें वहां से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहले एक बार संस्कृति देखने से पहले हम देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, और उन नदियों का प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान में उनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद के नदियों, जो ऋग्वैदिक काल में सबसे जो आर्यों की नदी थी यानी सबसे प्रमुख नदी थी वो कौन सी थी, और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। ठीक है, किस नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए देखिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं ऋग्वैदिक संस्कृति को, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अभी यहाँ देखते हैं नदियों के बारे में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की नदियां। ठीक है, तो एक बार नदियों को देख लेते हैं। ठीक है, नदियां। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की नदियां कौन कौन सी थी देखिए। ऋग्वेद में कुल यानी ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक संहिता की बात करें तो ऋग्वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, ऋग्वैदिक संहिता में। ठीक है, ऋग्वैदिक संहिता। ठीक है, ऋग्वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी? 31 नदियां। जबकि अकेले ऋग्वेद की बात करें तो अकेले ऋग्वेद में मात्र कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख मिलता है? ये ऋग्वैदिक संहिता है। ठीक है, ऋग्वैदिक साहित्य में कुल मिलाकर के 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में, अकेले ऋग्वेद, क्योंकि वेद हमारे हैं, तो ऋग्वेद में कितनी नदियां मिलती हैं? 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से, ठीक है, तो ऋग्वेद में देखिए सूक्त है। ठीक है, मैंने बताया था कितने सूक्त हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। इन 1028 सूक्तों में से एक सूक्त है नदी सूक्त। कौन सा सूक्त है? नदी सूक्त। ठीक है, तो नदी सूक्त में, ठीक है, नदी सूक्त में, ठीक है, नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ठीक है, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। इसको याद रखना कि ऋग्वेद के जो नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब इसमें से क्या है, देखिए ऋग्वेद काल की जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी ऋग्वैदिक आर्यों की वो सिंधु नदी थी। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आर्यों की सबसे पवित्र नदी ऋग्वैदिक आर्यों की, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी। वहीं ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नदी इसकी बात करी जाए तो देखिए सिंधु। ठीक है, सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। यानी ये ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण थी, और जबकि सबसे पवित्र नदी की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। ठीक है, अब देखिए सरस्वती नदी को नदी तमा कहा जाता था। क्या कहा जाता? नदी तमा। ठीक है, याद रखना, नदी तमा। नदी तमा का मतलब होता है नदियों की देवी। ठीक है, इसे नदियों की देवी कहा गया है। ठीक है, नदियों की देवी कहा जाता था।
ऋग्वेदिक काल में नदी तमा का अर्थ होता है नदियों की देवी, यानी सबसे पवित्र नदी, नदियों की देवी कहा जाता था इसे। ठीक है, सबसे पवित्र नदी थी और सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ठीक है, ऋग्वेद काल में व्यास नदी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेदिक काल में जो नदियां थी उस नदियों में, ठीक है, किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो किसका उल्लेख नहीं मिलता, व्यास यानी विपाशा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। वर्तमान में जिसे हम व्यास नदी कहते हैं, इसे प्राचीन काल में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। इस नदी का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, नदी का उल्लेख नहीं मिलता, याद रखना, इस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि ऋग्वेदिक काल में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ऋग्वेदिक काल में विपाशा यानी व्यास नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेदिक काल में ठीक है, ऋग्वेदिक काल की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में हिमालय का उल्लेख मिलता है और हिमालय की एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हिमालय का इसमें वर्णन मिलता है, क्या मिलता है, हिमालय का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, हिमालय का वर्णन और इसकी एक चोटी, ठीक है, चोटी पूछ ली जाती है मुंजवत। ठीक है, मुंजवत, तो इसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख मिलता है और इस मुंजवत चोटी से सोमरस प्राप्त होता था इन लोगों को। क्या होता था, सोमरस। तो याद रखना, सोमरस कहाँ से प्राप्त करते थे, ये हिमालय से सोमरस प्राप्त करते थे। ठीक है, याद रखना, तो सोमरस कहाँ से प्राप्त किया जाता था, ये हिमालय से ही सोमरस प्राप्त किया जाता था, जो ऋग्वेदिक काल में इसका उल्लेख मिलता था। ठीक है, जो ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे पेय पदार्थ था। पेय पदार्थ की बात करें तो पीने वाला एक पदार्थ होता था, जिससे आज हम देखते हैं क्या होता है कि आज जो पिया जाता है, ठीक है, वो मदिरा के रूप में, एक मदिरा थी उस समय, प्राचीन काल की एक मदिरा थी। यानी जैसे आज हम शराब, जो आज लोग ज्यादातर करते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे पेय पदार्थ पीते हैं, जैसे कॉफी हो गया। ठीक है, तो ये कुछ पेय पदार्थ था। तो प्राचीन काल में जो पेय पदार्थ था वो सोमरस था। ठीक है, सोमरस एक द्रव्य पदार्थ था जो ग्रहण किया जाता था। ठीक है, तो ये ऋग्वेदिक आर्यों की नदी और इसमें हिमालय का वर्णन हो गया। अब देख लेते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो नदियां थी और उन नदियों के वर्तमान नाम क्या थे। तो प्राचीन नाम क्या थे और वर्तमान नाम क्या थे। ठीक है, देखिए, अब मैं एक तरफ प्राचीन नाम लिख देता हूँ, एक तरफ वर्तमान नाम लिख देता हूँ कि नदियों के नाम, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। ठीक है, कि प्राचीन नाम की बात करें तो देखिए, अब ठीक है, नदियां, ठीक है, नदियों की बात करें, देखिए, प्राचीन नाम, ठीक है, और ये, चलिए मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, प्राचीन नाम, वर्तमान नाम। ठीक है, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन आता है नदियों से। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो बात आप याद रखना, सबसे पहले हमारी जो नदी है सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी याद रखना, सिंधु नदी। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट आता है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो देखिए, नंबर 2 पे कौन सी आती है, नंबर 2 पर आती है सदानीरा। ठीक है, सदानीरा। ठीक है, सदानीरा, गोमल। ठीक है, गोमल भी एक नदी है और इसका वर्तमान नाम क्या है भी बताऊंगा, गोमल। ठीक है, कुंभा, स्वास्तु। ठीक है, कुंभा, स्वास्तु। ठीक है, नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पे जो आती है, ठीक है, परुषणी, विपाशा, ठीक है, सतुद्री। नंबर 8 की बात करें तो देखिए, सतुद्री नदी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, वितस्ता होगी, वितस्ता। ठीक है, वितस्ता का भी उल्लेख मिलता है, वितस्ता। ठीक है, अब इनके वर्तमान नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से। देखिए, सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान नाम की बात करें तो इसे सिंध नदी। ठीक है, सिंध या सिंधु। ठीक है, अभी भी वर्तमान में इसे सिंधु, ठीक है, सिंधु या सिंध नदी। ठीक है, सिंधु या सिंध नदी।
ठीक है, सिंध नदी के नाम से जाना जाता है इसे वर्तमान में। सतानीरा यानी गंडक नदी, सतानीरा की बात करें तो गंडक नदी, कौन सी, गंडक नदी। वर्तमान में इसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। गोमल यानी गोमती नदी, गोमती नदी तो आपने सुना होगा, गोमती नदी यानी गोमल, गोमती नदी के बारे में, ठीक है। गोमल थी गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी, गोमती, ठीक है। और कुंभा यानी काबुल, कुंभा यानी वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। स्वास्तु यानी स्वात नदी, ठीक है, स्वास्तु की बात करें तो स्वात नदी के नाम से जानी जाती है ये, ठीक है। किस नाम से जानी जाती है, स्वात नदी के नाम से जानी जाती है ये, ठीक है। तो याद रखना स्वात नदी, स्वात नदी के नाम से जानी जाती है। परुषणी यानी रावी नदी, ठीक है, रावी नदी, रावी नदी। विपाशा यानी व्यास नदी, वर्तमान में इसे व्यास नदी के नाम से जानते हैं। वितस्ता यानी झेलम नदी, ठीक है, वितस्ता झेलम नदी। तो ये प्राचीन भारत की कुछ नदियां थी। इसके अलावा देखिए और भी नदियां हैं इसके अलावा, जैसे कि आपके अस्कनी, अस्कनी जो थी, अस्कनी, ठीक है, चिनाब नदी, सतुद्री सतलुज नदी, ठीक है, मरुदभिरदा, मर्दवान नदी, ठीक है, तो मर्दवान नदी। और इसके बाद देखिए सुषमा, सुषमा की बात करें तो सोहन नदी, ठीक है। और सरस्वती नदी की तो बात आप याद रखना, सरस्वती नदी जो प्राचीन भारत में प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन में, ठीक है, प्राचीन काल में सरस्वती को, ठीक है, सरस्वती नदी के नाम से जानते थे, याद रखना सरस्वती। लेकिन वर्तमान में जो इसका नाम है, वर्तमान में इसका नाम घग्गर नदी है, ठीक है, क्या है, घग्गर नदी, घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी या घाघरा नदी के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। तो याद रखना ये प्राचीन काल में जो घाघरा नदी, जो घाघरा नदी थी, जो वर्तमान में इसे घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, वहीं प्राचीन काल में इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। वितस्ता हो गया, सतलुज, सतुद्री सतलुज हो गया, ठीक है। तो ऐसी जो नदियां थी जो प्राचीन काल में इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और किस में इसका उल्लेख मिलता है मैंने बता दिया, ठीक है। ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है जिसमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता, सॉरी, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिसमें से ऋग्वेद के अकेले नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और कुल मिलाकर के ऋग्वेदिक संहिताओं की बात करें तो 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी और सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी ऋग्वेदिक आर्यों की, ठीक है। देखिए गंगा नदी का उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता, गंगा नदी का केवल 2 बार उल्लेख मिलता है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। याद रखना, जो यमुना नदी थी उसका 3 बार उल्लेख मिलता है और जो गंगा नदी थी उसका 2 बार उल्लेख मिलता है। तो इसलिए यमुना गंगा से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्राचीन काल में। चलिए, ये तो थे नदी को लेकर के, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सांस्कृतिक जीवन के बारे में, जो हमने बात करी थी। अब आते हैं ऋग्वेदिक आर्यों की संस्कृति, ठीक है, ऋग्वेदिक संस्कृति के बारे में। चलिए, ठीक है, पहला आता है, हम पहले इसी को देख लेते हैं, राजनीतिक जीवन को, ठीक है। राजनीतिक जीवन, देखिए यहाँ पे कुछ मैंने शब्द लिख रखे हैं और इन शब्दों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपको शब्द दिख रहे होंगे, राजन, प्रशासन, दशराग युद्ध, ठीक है, और ये बहुत सारे शब्द हैं इसमें। तो देखिए हम बात करें तो ऋग्वेदिक आर्यों के राजनीतिक जीवन की बात करें तो देखिए इसमें राजन कौन होता था, तो राजन की बात कर लेते हैं। राजन कौन होता था, देखिए राजन के विषय में, ठीक है, जो कबीले का प्रमुख होता था, ठीक है। राजन की बात करें तो कबीले का प्रमुख, ठीक है, क्या होता था ये, कबीले का प्रमुख, कबीले का प्रमुख, ठीक है। ये कबीले का प्रमुख होता था, यानी सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। इसे श्यान गोपा भी कहा जाता था, श्यान गोपा भी कहते थे इसे, ठीक है। कबीले के प्रमुख अधिकारी को श्यान गोपा भी कहा जाता था, याद रखना। तो श्यान गोपा की अगर बात आए, जन श्यान गोपा, ठीक है, जन श्यान गोपा भी कहा जाता था, ठीक है। देखिए राजा का जो पद होता था, यहीं से राज्य के पद के लिए जो राज्याभिषेक की प्रथा प्रारंभ हुई थी, तो यहीं से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। इसे राजन भी कहते थे, ठीक है, राजन या श्यान गोपा, ठीक है। इसे राजा भी कहा जाता था उस समय, राजा, ठीक है, तो राजा भी कहते थे, ठीक है। और राजा के राज्याभिषेक की प्रथा, ठीक है, राज्याभिषेक की प्रथा, राज्याभिषेक की प्रथा का प्रारंभ, ठीक है, इसी काल से माना जाता है। यहीं से राज्याभिषेक की प्रथा का प्रारंभ हो गया था।
और राजा का जो पद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कबीला का जो प्रधान होता था, क्योंकि आपने देखा होगा सामान्यतः जो ऋग्वेदिक आर्य जब भारत आए थे कबीले के रूप में भारत आए थे, ठीक है, अपने साथ कुछ पशु लेकर आए थे, जो इनका जो जीवन था, यानी इनके आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें, ऋग्वेदिक आर्यों के आर्थिक जीवन की बात करें, तो ऋग्वेदिक आर्यों का जो आर्थिक जीवन था वो पूरी तरीके से पशुपालन पर आधारित था, ठीक है, क्योंकि इनका जो समाज था वो पूरी तरीके से ग्रामीण था, ग्रामीण समाज था, क्योंकि कच्चे घरों में रहते थे ये, ठीक है। और ये जो आए थे, जो उस समय आए थे, तो कबीले के रूप में भारत आए थे, और इसका कबीलों का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था, ठीक है। देखिए राजा के कार्यों पर नियंत्रण के लिए, यानी जो राजा होता था इसके कार्यों पर नियंत्रण के लिए दो समिति होती थी, ठीक है। तो राजा के कार्यों पर नियंत्रण के लिए, ठीक है, इसके कार्यों पर नियंत्रण के लिए, ठीक है, इसके कार्यों पर नियंत्रण के लिए दो संस्थाएं होती थी, संस्था, ठीक है। अब संस्था कौन कौन सी होती थी, एक होती थी सभा और एक होती थी समिति, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता भी है, सभा और समिति, ठीक है। सभा से आप जो अर्थ समझ सकते हैं, सभा से, तो सभा से आप अर्थ समझ सकते हैं आज वर्तमान में जो सभा मानी जाती थी, ठीक है, वो आपकी होती थी राज्यसभा, ठीक है। वर्तमान में आप इसका जो स्वरूप देख सकते हैं, वर्तमान में इसे राज्यसभा से नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, राज्यसभा, जो वर्तमान में आप इसे राज्यसभा से इसको दर्शित कर सकते हैं, राज्यसभा से, ठीक है, इसकी तुलना कर सकते हैं। वहीं समिति की बात करें तो वर्तमान में इसे लोकसभा से, ठीक है, ये उस समय ऋग्वेदिक काल की लोकसभा और राज्यसभाएं थी, ठीक है। तो ये जो दोनों सभाएं और समिति होती थी, ये राजा के जो कार्य होते थे उन पर नियंत्रण रखती थी। सबसे जो महत्वपूर्ण होती थी वो समिति होती थी, क्या होती थी, समिति, जो समिति होती थी सबसे महत्वपूर्ण होती थी, और ये राजा के राज्याभिषेक में भाग लेती थी, ठीक है। जितने भी कार्य होते थे राजा पर नियंत्रण रखना या कुछ भी करना, जो महत्वपूर्ण डिसीजन होते थे वो समिति के होते थे उस समय। और इसे अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है, ठीक है, जो प्रजापति थे उनकी दोनों पुत्रियां भी कहा गया है, इसे याद रखना तो आता है। तो सभा और समिति, ठीक है, राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। और देखिए ऋग्वेद की सबसे जो प्राचीन संस्था थी वो विदत थी, याद अभी रखना, विदत आएगा भी, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे, तो विदत को मैं वहीं बता दूंगा, आप इसे ध्यान रखना। जो ऋग्वेदिक आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था थी वो विदत थी, ठीक है। आप बात करें तो राजा के चुनाव में समिति का महत्वपूर्ण रोल होता था, ठीक है, जो चुनाव होता था राजा का, ठीक है, जो मैंने भी बताया था कि समिति, ठीक है। तो राजा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती थी, समिति की होती थी। तो समिति राजा के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। समिति का प्रमुख जो होता था उसे ईशान कहते थे, क्या कहते थे, जो समिति का प्रमुख होता था उसे ईशान कहा जाता था, ठीक है, जो समिति का प्रमुख होता था उसे ईशान कहते थे, इसका याद रखना। जो ईशान कौन होता था, ईशान समिति का प्रमुख होता था, इसे ईशान कहा जाता था। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि समिति का प्रमुख कौन होता था, उसका याद रखना ईशान होता था, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में एक शब्द का भी उल्लेख मिलता है, बलि शब्द, ठीक है, ऋग्वेद की बात करें तो बलि शब्द का भी एक उल्लेख मिलता है, आप याद रखना, ठीक है। तो बलि शब्द अगर पूछा जाए, बलि, ठीक है, बलि क्या था उस समय, देखिए बलि की बात करें तो देखिए ऋग्वेद में दिया जाने वाला एक कर होता था बलि, ठीक है, बलि, ठीक है, ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक कर होता था, ठीक है, बलि एक प्रकार का कर, ठीक है, एक प्रकार का कर होता था ये, ठीक है, जो प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से किसको दिया जाता था, राजा को दिया जाता था। याद रखना, जो राजा को जो दिया जाता था कर उसे बलि कहते थे। बाद में ये बाद में जो बलि था वो एक धार्मिक कर के रूप में परिवर्तित हो गया था, ठीक है। यानी जो ये कर था बाद में जो कर्ज की प्रारंभ शुरू हो गया था, ये भी एक प्रकार का जो राजा को दिया जाता था स्वेच्छा से, यानी प्रजा। और राजा इसका क्या करता था, राजा जो प्रण देता था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, ठीक है, अन्य कबीलों से आपकी सुरक्षा करूंगा, ठीक है, तो इसके उपहार दिया जाता था। और इसमें क्या होता था, जैसे फल फूल हो गए, ठीक है, फल फूल कंदमूल या कुछ भेंट द्रव्य पदार्थ, कुछ इस प्रकार से कुछ चीजें दी जाती थी। एक बलि जो होता था कर होता था उस समय, ठीक है।
जो राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, अब बात करें प्रशासन शब्द की, ठीक है, चलिए प्रशासन शब्द की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो अब बात करें प्रशासन की, तो देखिए प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, सॉरी कुल होती थी। क्या होती थी? कुल होती थी। ठीक है, अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। क्या होती थी? कुल। अब कुल क्या होता था? देखिए कुल की बात करें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, इसकी सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, और कुल के जो प्रमुख होता था, कुल का एक प्रमुख जो होता था उसे कुलपति कहा जाता था, जो इसका प्रमुख होता था। चलिए आप इसको स्ट्रक्चर के ऊपर समझिए। देखिए कुल होता था, कुल, ठीक है, ठीक है, ये बनता था ग्राम, ठीक है, क्या बनता था? ग्राम। ग्राम के बाद जो आता था ये बनता था आपके विस, ठीक है, ग्राम के बाद विस आता था, ठीक है, और विस के बाद जो बनता था, ठीक है, यहाँ से देखिए आप बात करें तो इसके बाद जो आता था, विस के बाद आता था आपके, ठीक है, ठीक है, ये आता था आपके जन, ठीक है, इसके बाद जो आता था वो जन होता था। अब यहाँ से आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, देखिए कैसे, जो कुल था आपका, जैसे वर्तमान में आप एक परिवार जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार है, आज भी समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है एक परिवार होती है। तो उस समय का जो परिवार जो एक कुल होता था, अभी भी आप देखते हैं कि आप दक्षिण भारत में आपने देखा होगा, अपने शायद मूवी देखे होंगे दक्षिण भारत में, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे कुल देवी होती हैं उनकी, यानी एक पूरे कुल जो होता है उनका पूरा, उनकी एक देवी होती है, कुल देवी बोलते हैं। तो इसमें एक पूरा परिवार यानी पूरा खानदान की बात आ जाती थी, खानदान, ठीक है। तो एक खानदान होता था पूरा, एक खानदान, तो जब कई कुल आपस में मिलते थे तो एक ग्राम का निर्माण होता था, और जब कई गांव आपस में मिलते थे, यानी 20 का मतलब होता है 20, तो 20 गांव का एक समूह होता था, उस समूह को विस कहा जाता था, और इसके मुखिया को विसपति कहा जाता था, ठीक है, यानी 20 गांव के समूह को फिर जो अधिकारी होता था उसे विसपति कहा जाता था, और कई विस मिलकर के एक जन का निर्माण करते थे, और यहाँ का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था, वही राजा जिसकी हमने भाई बात करी थी, राजा की, ठीक है। तो कुल की बात करें तो देखिए, ठीक है, कुल, इसका जो मुखिया होता था कुलपति होता था, कुलपति, ठीक है, तो याद रखना कुलपति क्या होता था, ये कुलपति वो होते थे जो परिवार, जो सबसे परिवार होता था, तो परिवार का मुखिया, देखिए जैसे अभी वर्तमान में आप बात करें तो परिवार, और परिवार जो होता है, परिवार का जो अभी भी मुखिया होता है वो कौन होता है? पिता होता है, ठीक है, पिता, यानी आप डिसीजन जितने भी लेंगे पिता से पूछकर ही डिसीजन लिए जाते हैं, घर में जितने बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो पिता ही ज्यादातर डिसाइड करते हैं। तो आज भी जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है, मात्र सत्तात्मक नहीं है। देखिए अभी भी जो डिसीजन है, देखिए कुछ घरों में माताओं की भी बात मानी जाती है, लेकिन सलाह ली जाती है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, ज्यादातर बड़े डिसीजन जो लिए जाते हैं वो पिता के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये जो कुलपति यानी पिता जो होते थे वो कुलपति होता था, ठीक है, और ये जो कुल होता था ये परिवार होते थे उस समय। तो कई जब आज, ठीक है, आज जो हमारा आज जो गांव की बात करें, गांव स्वरूप जो होता है, ग्राम जो बात करते हैं इसमें, तो आप जब उसमें कई परिवार होते हैं, अलग अलग कई परिवार होते हैं, तो उन परिवारों के मेल से ग्राम बनता है। क्या बनता है? ग्राम। पर आज भी आप देखते हैं तो इसको क्या कहते थे? ग्रामड़ी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामड़ी, ठीक है, ग्रामड़ी या ग्राम भोजक भी कहा जाता था, यानी वर्तमान में गांव ग्राम प्रधान। क्या? ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान से आप इसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है, जो प्राचीन काल में होता था इसे ग्रामड़ी कहा जाता था, ठीक है, भोज भी कहते थे, इसे भोजक भी कहते थे। तो ग्राम प्रधान यानी ग्रामड़ी और ग्राम प्रधान, वर्तमान आज का स्वरूप देख सकते हैं। वहीं देखिए विस, विस का मतलब होता था जिला। क्या होता था? जिला, यानी अब वर्तमान में जो जिले को हम देखते हैं वही विस होता था, ठीक है। तो कई गांव इसमें मिलते थे, लेकिन आज भी इसका स्वरूप आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हमारे गांव होते हैं, गांव किसके अंतर्गत आते हैं? गांव आते हैं ब्लॉक के अंतर्गत, ठीक है, खंड होता है ब्लॉक,
ठीक है, तो ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं और ब्लॉक आते हैं किसके, जिले के अंतर्गत। तो ठीक है, ये जो पूरी जो इकाई थी, अभी आप देखोगे जन के बाद जनपद बनेंगे। ठीक है, जनपद जो है आपके एक राष्ट्र के रूप में निर्माण होता है उनका, जनपद के बाद फिर महाजनपद बनेंगे। ठीक है, तो आप इसकी अभी बताएंगे आप, उत्तर वैदिक काल में जन के बाद जनपद भी बनता है और उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद महाजनपदों का भी उदय होता है। और 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ठीक है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन आता भी है कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो याद रखना बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो विष की बात करें तो विष का जो प्रमुख होता था वो विषपति कहलाता था। क्या कहलाता था, विषपति कहलाता था, याद रखना विषपति। ठीक है, विषपति। तो ठीक है, विष का जो प्रमुख होता था उसे विषपति कहते थे, यानी 20 गांव का एक समूह होता था। कितना, 20 गांव का एक समूह, 20 गांवों का एक समूह होता था। ठीक है, इसमें 20 थे, इसलिए इसे विषपति 20 कहा जाता था। ठीक है, वर्तमान में इसका स्वरूप आप देख सकते हो कि ये आप एक जिले से इसकी तुलना कर सकते हो। और जन मतलब होता था क्या, हमारा जन मतलब होता था एक, ठीक है सॉरी, विष को आप कर सकते हो ब्लॉक से तुलना, और जन को आप कर सकते हो जनपद, जो हमारा जनपद होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है उससे। और उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ की बात करें, यहाँ पर आप जो तुलना करोगे इसकी, ये एक राज्य से तुलना करोगे। यानी जन जो होता था एक राज्य होता था, एक राज्य का पूरा प्रमुख होता था जिस पर वो अधिकार करता था, इसको राजा कहा जाता था। इसके अधिकारी को क्या कहा जाता था, राजा। ठीक है, तो याद रखना इसके राज्य को इसके अधिकारी को क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। ठीक है, तो जन और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, राजा। ठीक है, राजा। तो इसका प्रमुख कौन होता था, राजा होता था। ठीक है, तो ये क्या होती थी, प्रशासन। अब प्रशासन में देखिए, प्रशासन की हो गया, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी, कुल होती थी। और कुल कुलपति, ग्राम ग्रामणी, विषपति और राजा यानी, ठीक है, राजा यानी जन। ठीक है, तो इस पे होता था। देखिए, अब आगे नेक्स्ट बात करें तो देखिए, इसमें जो राजा होता था उसके पास कोई सेना नहीं होती थी। जो राजा होते थे उसके पास कोई सेना नहीं होती थी अपनी। तो याद रखना, प्रशासन में इसमें राजा के पास कोई सेना नहीं होती थी। जो राजा होता था इसमें राजा के पास कोई सेना नहीं होती थी। ठीक है, यहाँ पर राजा के पास कोई सेना नहीं होती थी। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक शब्द का उल्लेख मिलता है। तो शब्द की बात करें तो देखिए, यहाँ पे एक शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसमें इस शब्द की बात करें तो यहाँ पर जो शब्द मिलता है, ठीक है, देखिए इसमें राजा के पास कोई सेना नहीं होती थी। लेकिन इसमें जो शब्द का उल्लेख मिलता है, उस शब्द की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक शब्द मिलता है, मिलिशिया। एक मिलिशिया शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है, याद रखना, मिलिशिया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, मिलिशिया शब्द का उल्लेख मिलता है, मिलिशिया। ठीक है, मिलिशिया, एक मिलिशिया शब्द का उल्लेख मिलता है। और मिलिशिया शब्द होता क्या था, देखिए इसके बारे में बात करें तो मिलिशिया शब्द जो होती थी एक नागरिक सेना होती थी। नागरिक सेना, ये कौन सी सेना होती थी, नागरिक सेना, यानी जो गांव के प्रमुख मुखिया होते थे उनको इनको ये आदेश दिया जाता था कि आप युद्ध, यानी कोई आक्रमण होने वाला है, आप अपने गांव से एक सेना इकट्ठी कीजिए। तो राजा ये आदेश देते थे किसको, इनको राजा आदेश देते थे ग्राम प्रधानों को। ग्राम प्रधान गांव गांव से सेना इकट्ठी करते थे और युद्ध में भाग लेते थे। तो यहाँ पर राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है, राजा, इसके लिए एक मिलिशिया शब्द का उल्लेख मिलता है, क्योंकि एक नागरिक सेना होती थी। नागरिक सेना को मिलिशिया कहा जाता था। ठीक है, तो मिलिशिया शब्द किससे जुड़ा हुआ है, नागरिक सेना से। यानी ऋग्वैदिक काल में जो मिलिशिया शब्द मिलता है वो नागरिक सेना से जुड़ा हुआ है, जो उस समय यानी किसी आक्रमण के होने के समय में, ठीक है, राजा के जो गाँव के अधिकारी होते थे, ठीक है, ग्राम प्रधान होते थे, उनके द्वारा एक सेना इकट्ठी की जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था, मिलिशिया, नागरिक सेना कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखना, नागरिक सेना, राजा के पास कोई सेना नहीं थी। यहाँ पर कर जो दिया जाता था वो इसीलिए कर दिया जाता था, बलि। बलि क्या होता था, एक स्वेच्छा से दिए जाने वाले कर होता था। मैंने बात भी करी थी बलि के बारे में। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करें दशराग युद्ध की। ठीक है, ठीक है, दशराग युद्ध की बात करें तो दशराग युद्ध
ठीक है। देखिए दशराग युद्ध की बात करें तो दशराग युद्ध, ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये इतिहास का सबसे प्रथम युद्ध था, याद रखना। ये भारतीय इतिहास के अंतर्गत यानी पूरे विश्व इतिहास के अंतर्गत की हम बात करें तो यह युद्ध सबसे पहला युद्ध था जो लड़ा गया था। और ये किनके बीच लड़ा गया था। देखिए युद्ध की बात करें तो देखिए युद्ध जो आता है, अभी आप गूगल पर अगर भी सर्च मारोगे तो वहाँ पर आप कहोगे कि सर आप तो ये बता रहे हैं लेकिन हमारे वहाँ पर तो कुछ और आ रहा है। तो देखिए मुझे पता है कौन सा आ सकता है वो। देखिए बात करें तो सामान्यतः हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि जो पहला युद्ध हुआ था, विश्व का पहला युद्ध, जो विश्व, ठीक है, विश्व युद्ध नहीं, विश्व का पहला युद्ध जो हुआ था, ठीक है, पहला युद्ध। तो आप इसको ध्यान रखना, विश्व का जो पहला युद्ध अगर मान सकते हैं आप तो वो है हमारा, देखिए विश्व का पहला युद्ध 326 बीसी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 326 बीसी में। और 326 बीसी में इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इस युद्ध को नाम से जाना जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था 326 बीसी में। और ये किन के मध्य हुआ था? तो इसमें देखिए दो सेनाएं थी, एक तरफ सिकंदर की सेना थी। कौन थी? एक तरफ सिकंदर की सेना थी और एक तरफ पोरस की सेना थी, ठीक है, पोरस, ठीक है। सिकंदर, देखिए पोरस के हारने का कारण क्या था? पोरस इसलिए हार गए थे क्योंकि राजा अंबी जो था, तक्षशिला का राजा उस समय अंबी था, तो अंबी ने सिकंदर का साथ दिया था, ना कि पोरस का साथ दिया था, ठीक है। तो युद्ध जो हुए थे उस समय, जो यहाँ पर भारतीय शासकों के हारने का जो कारण होता है, वो जो पड़ोसी शासक होते थे वो उनका साथ नहीं देना होता। तभी आप पढ़ोगे आगे जाकर के, जब मध्यकाल में पढ़ोगे, जब यहाँ पे मीर कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, यानी मीर कासिम कहते हैं, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब भारत पर आक्रमण किए जाते हैं, ठीक है, उससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण होते हैं, ठीक है। मुस्लिम अरब आक्रमण की बात करें तो वो सफल आक्रमण हुआ था। लेकिन बात करें तो दूसरा आक्रमण जो होता है 644 एडी में, 644 एडी की बात करें तो 644 एडी में एक आक्रमण होता है, अरब आक्रमण, ठीक है। उससे पहले भी एक आक्रमण और हो जाता है, तो लगभग कुल मिलाकर के 15 आक्रमण होते हैं अरबों के। लेकिन जो सफल आक्रमण होता है वो 712 में, और दूसरा भी आक्रमण जो होता है 644 एडी में, वो भी सफल आक्रमण होता है, लेकिन उसको सामान्यतः इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को ही मान लेते हैं कि वो अरबों का सफल आक्रमण हुआ था। देखिए अरबों ने आक्रमण किया था 644 एडी में। कब किया था इसको याद रखना, अरबों ने आक्रमण किया था 644 एडी में, ये सफल आक्रमण हुआ था, ठीक है। और ये देखिए कि कौन से क्षेत्र पर हुआ था, तो बात करें सिंध वाले क्षेत्र पर हुआ था, सिंध वाले क्षेत्र पर, ठीक है। और अरब यहाँ पर जब आए तो अरबों ने क्या करा था, तो यहाँ पर ये कुछ इन्होंने सिंध वाले क्षेत्र को जीत लिया था। कुछ सिंध वाले क्षेत्र को जीत करके, यानी मुल्तान वाले क्षेत्र को जीत करके इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। और बाद में जाकर के अरब, वहाँ पर जाकर के बाद में इन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर रहने योग्य कोई ज़मीन नहीं है, खाने योग्य कोई भोजन नहीं है, और पीने योग्य कोई पानी नहीं है। क्योंकि देखिए अरब की बात करें तो अरब, देखिए इस्लाम का जो उदय होता है वो कहाँ होता है? इस्लाम का उदय अरब के रेगिस्तान में। कहाँ? अरब के रेगिस्तान में इस्लाम का उदय माना जाता है। कब से? इस्लाम की बात करें तो 550, ठीक है, 550 एडी की बात, सॉरी 570 एडी की बात करें तो 570 एडी में मोहम्मद पैगंबर का जन्म होता है। और उसके बाद ये इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नामक गुफा में 500, ठीक है, 610 एडी में एक इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नामक गुफा में। और उसके बाद ये अरब की स्थापना करते हैं, ठीक है, इस्लाम की स्थापना करते हैं, ठीक है, इस्लाम की स्थापना करते हैं। तो इस्लाम की स्थापना होती है। उसके बाद देखिए क्योंकि देखिए अरब की बात करें तो अरबों में रेगिस्तान वाले क्षेत्र में ये सबसे पहले आते हैं, ठीक है, रेगिस्तान वाले क्षेत्र में। और आप अभी भी देखते हैं कि रेगिस्तान में जो ऊँट होते हैं, ऊँट सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं चलने के लिए, जो भारवाही सामान वगैरह जो होते हैं, तो इनमें ऊँट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब ये आए सिंध वाले क्षेत्र पे 644 एडी में, तो इन्होंने ये कह दिया कि वहाँ पर जानवरों के लिए भी योग्य भूमि नहीं है, खाने योग्य भूमि नहीं है, पानी की कमी है। इस कारण ये यहाँ से चले गए थे सिंध वाले क्षेत्र से, इसलिए इसको याद नहीं रखा जाता ज़्यादातर, ठीक है। 644 एडी में तो ये हुआ था सफल आक्रमण भारत पर पहला अरबों का। उसके बाद मीर कासिम बहुत बाद में आया था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में, 712 एडी में वो भारत आया था, ठीक है। उसने आक्रमण किया था गुजरात, ठीक है, इस गुजरात वाले क्षेत्र तक भी आ गया था, लेकिन सिंध को जीत लिया था इसने भी। तो इसके आक्रमण आते हैं इसमें ही, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं जो पढ़ाई नहीं जाती, देखा जाए तो वास्तविकता में वो चीज़ें हमसे वो पहले हो जाती हैं। मैं बात कर रहा था आक्रमण की, तो मैंने कहा था ये 326 बीसी में आक्रमण हुआ था, ठीक है, सॉरी युद्ध हुआ था
तो ये इतिहास का जो युद्ध आता, सबसे पहला युद्ध आता कि प्रथम युद्ध यही हुआ था, हाइड स्पीच का युद्ध, जिसे सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था, याद रखना, झेलम नदी के तट पर, ठीक है, झेलम नदी के तट पर हुआ था ये। अब देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए इससे पहले भी एक युद्ध हो चुका था जिसे कहते हैं हम दसराग युद्ध, ठीक है, इसको दसराग युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब ये दसराग युद्ध क्या था, देखिए दसराग युद्ध थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, बाकी क्लास हम कल करेंगे, आज इसको लास्ट टॉपिक करते हैं इसको। तो दसराग युद्ध कहाँ, किसके मध्य हुआ था? तो देखिए दसराग युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपके भरत वंश के राजा सुदास, ठीक है, और गुरु, ठीक है, विश्वामित्र के बीच हुआ था, ठीक है। भरत कुल के राजा सुदास थे, इनके मध्य हुआ था, भरत कुल के राजा सुदास, ठीक है, वह विश्वामित्र, ये विश्वामित्र के मध्य है, ठीक है। देखिए युद्ध का कारण क्या था, ठीक है, युद्ध का कारण क्या था, देखिए ये जो भरत कुल के राजा सुदास थे, इनके जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। और पुरोहित के बारे में मैंने कल ही बताया था पुरोहित कौन होते हैं, तो इनके पुरोहित थे विश्वामित्र। अब इन्होंने क्या करा था, सुदास ने विश्वामित्र को हटा करके ये अपने पुरोहित बनाना चाह रहे थे गुरु वशिष्ठ को, ठीक है। तो युद्ध का कारण क्या था? पुरोहित को हटा करके, यानी विश्वामित्र को हटा करके विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना, वशिष्ठ को पुरोहित बनाया जाना, ठीक है, पुरोहित बनाया जाना। अब इस चीज को लेकर के जो विश्वामित्र थे ये नाराज हो गए। अब इन्होंने क्या काम करा, 10 आर्य और 10 अनार्य कबीलों को इकट्ठा किया और पहुंच गए कहाँ? रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के तट पर पहुंच गए, ठीक है। कहाँ पर पहुंच गए थे? रावी नदी के तट पर, ठीक है। तो युद्ध जो लड़ा गया था किस नदी के तट पर लड़ा गया था? नदी की बात करें नदी के तट पर, ठीक है, तो नदी थी रावी नदी। तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया पहला युद्ध था दसराग युद्ध, और ये विश्व इतिहास का सबसे पहला युद्ध था जो आर्य और अनार्यों के बीच में हुआ था। आर्य अनार्य कौन कौन से? देखिए भरत कुल के राजा सुदास और विश्वामित्र के मध्य हुआ था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की जीत हुई थी और विश्वामित्र की हार हो गई थी, ठीक है। किसकी हार हुई थी? विश्वामित्र की हार हुई थी इसमें। तो इसमें इस युद्ध में विश्वामित्र की हार हो गई थी और भरत कुल के राजा सुदास की जीत हुई थी। और इसका जो हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है, वर्णन जो मिलता है इसके बारे में, जो हमें जानकारी मिलती है इस युद्ध की, ठीक है, जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है, जानकारी की बात करें तो इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? देखिए जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 7वें मंडल से, ठीक है, कहाँ से? ऋग्वेद के 7वें मंडल से, ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये और इसमें किसकी जीत हुई थी? सुदास की जीत हुई थी, सुदास की जीत, याद रखना, सुदास की जीत हुई थी। तो इस युद्ध में सुदास की जीत हुई थी, भरत कुल के राजा सुदास थे, ठीक है। तो ये इतिहास का पहला युद्ध था। उसके बाद लेकिन जो सामान्यतः देखा जाता है वो 326 के हाइड स्पीच के युद्ध को इतिहास का पहला युद्ध मानते हैं, लेकिन इसका भी वर्णन मिलता है वेदों में, इसका वर्णन मिलता है दसराग के युद्ध का वर्णन। कारण मैंने बता दिया, ये पूछा भी जाता है, क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखना किसके मध्य, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है, कारण मैंने बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना देंगे, ठीक है। पूरी चीज़ें आपको देखिए डिटेल्स में ही मिल रही हैं ये चीज़ें, और हमारा तो यही उद्देश्य है कि आपको कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है। कोई क्वेश्चनों को कोई पता नहीं होता, एक नंबर भी आपका सिलेक्शन रोक सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।